तो फैक्टर्स की बात कर रहे थे हम लोग, जो फैक्टर आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं बाय फेवरिंग डिसोल्यूशन एंड रिडक्शन ऑफ फेरिक आयरन। फिर हम लोग बात कर रहे थे रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस की, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड था, एमिनो एसिड था containing SH radical. These agents reduce ferric iron and form absorbable complexes. ये absorbable complex form कर देते हैं, ठीक है। मीट जो है इसकी वजह से भी एक्चुअल में हीम आयरन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टमक में बढ़ जाती है और ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। फैक्टर्स इम्पीडिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। इम्पीडिंग मतलब कम कर देना, ठीक है। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। ये अफेक्टिंग या फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है कि ये बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं, फैसिलिटेटिंग, और ये घटाते हैं। तो घटाने वालों की बात कर लें, कौन कौन घटाता है? एल्कली एंटासिड रेंडर आयरन इनसॉल्युबल, अपोजेस इट्स रिडक्शन। तो एल्कली यानी कि एंटासिड, जैसे डाइजीन वगैरह होता है ना, जब इसको हम खा लेते हैं, इसको पी लेते हैं, तो क्या क्या करता है? ये आयरन को घुलने से रोक देता है, आयरन को इनसॉल्युबल रहने देता है, अंदर घुल नहीं पाता आयरन, और रिडक्शन नहीं हो पाता इसका, मतलब फेरिक से फेरस फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं होता। फेरिक से फेरस कन्वर्ट होने में एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, इसलिए नहीं हो पाता, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। फॉस्फेट्स रिच इन एग यॉक, तो जो एग यॉक होता है उसमें फॉस्फेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। फाइटेट्स जो मेज में जो मक्का होता है या गेहूं में होता है, ये आयरन का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। टेट्रासाइक्लिन नाम की ड्रग जो है, इससे भी आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। प्रेजेंस ऑफ अदर फूड्स इन द स्टमक, अगर स्टमक में कुछ और भी फूड पहले से प्रेजेंट है तो ये भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इन जनरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ आयरन फ्रॉम सीरियल बेस्ड डाइट इज लो। तो अगर सीरियल बेस्ड डाइट, अनाज अगर हम ज्यादा खा रहे हैं तो अनाज की प्रेजेंस में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है, ध्यान रहे। इसलिए कहते हैं अनाज तो खाइए, बस सब्जियां भी खाइए। म्यूकोसल ब्लॉक की बात कर लेते हैं हम लोग। द गट हैज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ एक्सेस आयरन इन द बॉडी। गट जो हमारी होती है, जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करती है? प्रिवेंट एक्सेस एंट्री ऑफ आयरन इन द बॉडी। बॉडी में एक्सेसिव आयरन को जाने से रोकती है, मतलब लिमिट कर देती है। आयरन रीचिंग इनसाइड म्यूकोसल सेल इज आइदर ट्रांसपोर्टेड टू प्लाज्मा और ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक फॉर्म एंड कॉम्प्लेक्स्ड विथ एपोफेरिटिन टू फॉर्म फेरिटिन। एपोफेरिटिन और फेरिटिन वाला जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बन जाते हैं, जो और इसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, म्यूकोसल ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं हम लोग आयरन मेटाबॉलिज्म की, कि आयरन का जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले जो इंटेस्टाइन है, जहां जब हम लोग आयरन का इंटेक करते हैं, तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके कहाँ जाती है? प्लाज्मा में जाती है। तो प्लाज्मा में ये ट्रांसफेरिन आयरन में कन्वर्ट होती है और इसके थ्रू ये जो है लीवर में जाती है। लीवर से भी ट्रांसफेरिन आयरन आता है जब रिक्वायरमेंट होती है, तो ठीक है। अब इंटेस्टाइन से सीधे जो ये है ब्लड के थ्रू स्किन में और गट में या एंडोमेट्रियम में पहुंचती है, जहां से ये शेडिंग के थ्रू ब्लड लॉस करा देती है 1 to 2 mg पर डेली। ये स्किन, हमारी स्किन की जो लेयर्स है वो रिमूव होती रहती है, कभी कभी ऊपर की जो स्ट्रेटम होती है वो निकलती रहती है। तो ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में ब्लड लॉस धीरे धीरे होता है, हमको पता नहीं चलता। ये बहुत ही कम है, इसकी काउंटिंग बहुत कम है, इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है कि प्लाज्मा फेरिटिन आयरन जो होता है, ये मैरो एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर है। मैरो एरिथ्रॉइड मतलब बोन मैरो में जो एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है, उसका प्रिकर्सर होता है ये फेरिटिन, ठीक है। फिर ये सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स, जो ब्लड आरबीसी सर्कुलेशन में है, वो सीधे यहाँ से, मतलब कि बोन मैरो से फॉर्मेशन हुआ आरबीसी का और ये सीधे ब्लड सर्कुलेशन में आ गए। इसके बाद होता है क्या है? मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट स्टोर। फैगोसाइट का मतलब इन सेल का जो फूडिंग फेड हो जाती हैं, तो ये कौन करता है? आपको पता है, स्प्लीन में होता है। तो ये स्प्लीन में होने के बाद वापस फेरिटिन रिलीज हो जाता है और ये फेरिटिन जो होता है ट्रांसफेरिटिन, ये वापस यहाँ आ जाता है और लीवर में और
बाकी ऑर्गन्स में, किडनी में ये अपना इफेक्ट स्टार्ट कर देता है। तो एक आयरन मेटाबॉलिज्म है, एक साइकिल है जिसमें आयरन को आप दिखा सकते हो अगर जरूरत समझोगे तो, ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो सकता है। तो इन 3-4 चीजों को अगर आप याद रखो तो बेहतर होगा। यहाँ से लेकर ये लीवर और ये पोर्शन अगर याद रखो तो इससे आपका काम चल जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन, इसके बाद प्रिपरेशन एंड डोज। प्रिपरेशन एंड डोज की बात करते हैं तो ओरल आयरन होते हैं बेसिकली। द प्रिफर्ड रूट ऑफ आयरन एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरल, हम ओरल ही देना पसंद करते हैं। डिसोसिएबल फेरस सॉल्ट आर इनएक्सपेंसिव, डिसोसिएबल फेरस सॉल्ट जो है वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, खर्चीले कम होते हैं, हैव हाई आयरन कंटेंट एंड आर बेटर एब्जॉर्ब देन फेरिक सॉल्ट, आर बेटर एब्जॉर्ब देन फेरिक सॉल्ट स्पेशली एट हायर डोजेस। हायर डोजेस में ऐसा होता है। इसके बाद हम गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड कॉन्स्टिपेशन आर रिलेटेड टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ एलिमेंटल आयरन एडमिनिस्टर्ड। अगर हम किसी पेशेंट को ओरल रूट से आयरन दे रहे हैं तो उसको पेट में जलन हो सकती है या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। अब ओरल आयरन के प्रिपरेशन जो आपके सिलेबस में लिखे हैं वो कौन कौन से हैं? फेरस सल्फेट है, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिल आयरन। ये इतने 3 और 2 5 कंपाउंड हैं जो आपके सिलेबस में है, और इनमें से 2-3 कंपाउंड या एक कंपाउंड तो आपको एग्जाम में मिलना ही है। कंपाउंड मिलना है तो इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आपको पता होगा कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो सभी के लिए कॉमन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मतलब फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ये लिखना मस्ट है आपको। उसके बाद आते हैं हम लोग ड्रग पे। फेरस सॉल्ट्स आर चीप, हाई आयरन कंटेंट, बेटर एब्जॉर्ब देन फेरिक सॉल्ट, ठीक है। तो फेरस सॉल्ट जो है वो सस्ते हैं और उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है, बेटर एब्जॉर्ब देन फेरिक सॉल्ट, ऑल हैव सेम डिग्री ऑफ गैस्ट्रिक टॉलरेंस, सभी में सेम डिग्री ऑफ गैस्ट्रिक टॉलरेंस है। और फुल हिमेटोपोएटिक इफेक्ट, एडल्ट dose of 200 mg of elemental iron given daily in 2 or 3 divided doses is in empty stomach। और चाइल्ड की बात करें तो 3 to 5 mg per kg in 3 divided doses। प्रोफाइलैक्सिस की बात करें तो 30 mg एलिमेंटल आयरन पर डे इज सफिशियंट होता है, 30 mg एलिमेंटल आयरन प्रतिदिन अगर आप दोगे तो सफिशियंट होगा। एडवर्स इफेक्ट ऑफ आयरन की जब हम बात करते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ आयरन की जब हम बात करते हैं तो इपीगैस्ट्रिक पेन कॉज करेगा, हार्ट बर्न कॉज करेगा, नोजिया कॉज करेगा, वोमिटिंग कॉज करेगा, ब्लोटिंग कॉज करेगा, स्टेनिंग ऑफ टीथ कॉज करेगा, मेटेलिक टेस्ट कर देगा। और इसके बाद टॉलरेंस टू ओरल आयरन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इनिशिएटिंग थेरेपी एट लो डोज एंड ग्रेजुअली एस्केलेटिंग टू द ऑप्टिमम डोज। ग्रेजुअल एस्केलेशन ऑफ ऑप्टिमम डोज मतलब धीरे धीरे डोज को बढ़ाने वाली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले इपीगैस्ट्रिक पेन होगा, अगर किसी आयरन ज्यादा दे रहे हो किसी पेशेंट को तो इपीगैस्ट्रिक पेन होगा, मतलब पेट में दर्द होगा, हार्ट बर्न होगा। हार्ट बर्न का मतलब होता है कि ये बर्निंग सेंसेशन होता है स्टमक का, और हार्ट से कोई मतलब नहीं है, इसका ध्यान रहे। हार्ट बर्न का नाम हार्ट बर्न है लेकिन दिल जलता नहीं है, ये केवल बात करते हैं हम लोग स्टमक की। नोजिया कंडीशन होती है, वोमिटिंग उल्टी जैसा फील होता है, ब्लोटिंग गैस बहुत बनना पेट में, स्टेनिंग ऑफ टीथ दांतों का काला पड़ना या कलरेशन बदल जाना, मेटलिक टेस्ट, अब मेटल खाओगे तो टेस्ट मेटल का तो आएगा ही, ठीक है। कोलिक मतलब कोलन में पेन एटसेट्रा हो सकता है, ठीक है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अब पेरेंट्रल आयरन करेंगे वो जो कि इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं, बहुत ही कम ट्राई करते हैं हम लोग पेरेंट्रल दें। अब ऑर्गेनिक प्रिपरेशन, सबसे पहला प्रिपरेशन है आयरन डेक्स्ट्रॉन, आयरन सॉर्बिटॉल, सिट्रिक एसिड इसमें मिला होता है, फेरस सुक्रोज एंड फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। आयरन डेक्स्ट्रॉन इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। कोलाइडल प्रिपरेशन ऑफ फेरिक ऑक्सी हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स विथ पॉलीमराइज्ड डेक्स्ट्रॉन, ये कर सकते हैं, ये दे सकते हैं हम लोग। हाई मॉलिकुलर वेट और मोर देन 6000 डाल्टन, डार्क ब्राउन विस्कस लिक्विड होता है आयरन डेक्स्ट्रॉन।
और आयरन डेक्स्ट्रॉन देते हैं हम लोग इंट्रामस्कुलर रूट से, आईएम इंजेक्शन दिया जाता है इसका, एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फेटिक, ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। देते कैसे हैं? इंट्रामस्कुलर देते हैं। किसको देते हैं? आयरन डेक्स्ट्रॉन देते हैं। और रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल वेयर आयरन डिसोसिएट्स एंड इट्स मेड अवेलेबल टू द एरिथ्रॉन फॉर हीम सिंथेसिस। ये क्या होता है कि रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करती है और ये हीम सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इन द इंजेक्टेड मसल्स 10 to 30% of dose remain locally bound and becomes unavailable for utilization for several weeks. होता क्या है कि जब हम इंजेक्शन देते हैं इंट्रामस्कुलर तो ये रिटेन कर लेता है टिश्यू और धीरे धीरे उसको रिलीज करता है वहां से, तो उसके लिए हफ्तों तक वहां पे हमें इंजेक्शन रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। Thus 25% extra need to be added to the calculated dose. 25% एक्स्ट्रा भी अगर दे दोगे तो 7 दिन तक में मेंटेन करके रखेगा। आयरन डेक्स्ट्रॉन इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन और बाइल। आयरन डेक्स्ट्रॉन यूरिन या बाइल के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होता है। इंट्रामस्कुलर रूट की जब बात करते हैं तो गिवन डीप इन ग्लूटियल रीजन यूजिंग जेड ट्रैक टेक्निक, इंजेक्शन लगाने का जो होता है टेक्निक जेड ट्रैक टेक्निक होती है, उसमें हम इंक्लाइंड वे में डीप इंजेक्शन लगाते हैं। जब भी आप कभी इंजेक्शन लगाना सीखोगे तो आप जेट ट्रैक टेक्निक सीखोगे। एक होता है वर्टिकल 90 डिग्री पर लगाते हैं इंजेक्शन, बहुत पेनफुल होता है, होता है जेड ट्रैक, क्योंकि हैवी सॉल्ट है तो जेड ट्रैक टेक्निक से इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। कहाँ लगाते हैं? ग्लूटियल मसल में लगाते हैं। ग्लूटियल मसल कहाँ की मसल है? ये हिप की मसल है। आयरन डेक्स्ट्रॉन कैन बी इंजेक्टेड 2 ml डेली और ऑन अल्टरनेट डेज और 5 ml ईच साइड ऑन द सेम डे। ठीक है, 5 ml दोनों तरफ लगाओगे, एक बार एक तरफ, एक बार एक तरफ, एक ही दिन में 2 बार। ठीक है। आफ्टर टेस्ट डोज 0.5 ml injected IV over 5 to 10 minutes, 2 ml injected per day by taking 10 minutes for injection. Alternatively, total calculated dose is diluted to 500 ml or glucose saline solution infused IV over 6 to 8 hours under constant observation. ये इसके तरीके होते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं इनको देने पर, जैसे गिडीनेस हो गया और पैरास्थीसिया हो गया या फिर चेस्ट में टाइटनेस की फीलिंग आ जाए, ऐसा इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं किसके? आयरन डेक्स्ट्रॉन के। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल, इसकी और रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। पेन एट इंजेक्शन साइट, जाहिर सी बात है इंजेक्शन या मेटेलिक जब चीजें जाती हैं तो पेन वहां पे ज्यादा हो सकता है। पिगमेंटेशन, कलर भी शो कर सकता है। स्टेराइल एब्सेस फॉर्मेशन हो सकते हैं वहां पर। सिस्टमिक की बात करें तो फीवर, सिर में दर्द, जॉइंट में पेन, फ्लशिंग, पैल्पिटेशन, ऐसा लगता है हार्ट बीट बढ़ गई है, चेस्ट में पेन होना, डिसएपनिया, सांस का कम हो जाना, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना, ये सारे इसके सिम्टम हो सकते हैं। एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन, वेस्कुलर कोलैप्स एंड डेथ भी हो सकती है अगर आप सही तरीके से डोजिंग नहीं करते हैं तो। लेट मी चेक दी मैसेज। मनोज यादव, बेटा आप थोड़ा सा अपना माइक ऑन करके आगे आए। मनोज यादव, आई वांट टू टॉक टू यू। मनोज यादव, टर्न ऑन योर माइक। मनोज यादव, I want to talk to you. Manoj, I said turn on your mic.
मनोज यादव माइक ऑन करिए। विनोद चौहान से बात कर लेते हैं, फिर मनोज से बात करते हैं। यस विनोद चौहान, से समथिंग। हाँ सर, कह रहे हैं सर, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है सर पूरा। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपका थोड़ा नेट चेक करिए। मैंने यहाँ से बहुत सही नेट लगा रखा है अभी, तो मेरे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी ठीक है, चाहिए। अभी इस टाइम क्लियर आ रही है। और ठीक कोई है। सवाल है आपका? नो सर, अभी तो क्लास चलने दो। हाँ ठीक है, तो ये मैं मनोज यादव से पूछना चाह रही हूँ। उनका स्टेटमेंट आया है, मनोज यादव इज रिटन दैट क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मनोज, पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आप अपना रेज हैंड करके थोड़ा माइक ऑन करिए पहले। यस यस मनोज, अब आप बोलें। आपने लिखा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो पहले आप बताइए कि अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ये नहीं पता सर। आप क्लास में कब से जुड़े हैं? 1 महीना हो गया लगभग। नहीं नहीं, अभी अभी आज की क्लास में आप कितने बजे ज्वाइन हुए हैं? 2 बजे। 2 बजा नहीं है अभी। 1:30 पर ज्वाइन हुए थे सर। 1:30 पर आप क्लास में ज्वाइन हुए हैं और आप कह रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये चल क्या रहा है। तो अब आपका सवाल क्या है? समझ में नहीं आ रहा है, वही सवाल है। हाँ सर। मैं ब्लड के बारे में पढ़ा रहा हूँ, हेमेटिनिक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, और एरिथ्रोपोइटिक जो सिस्टम है उसमें रिलेटेड ड्रग जो आपके सिलेबस में लिखी हुई है। इस सिलेबस देखो, स्क्रीन पे चेक करो, यहाँ लिखा है ना, 3rd यूनिट जो है इसमें लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स और फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूज ऑफ हेमेटिनिक। इसमें आते हैं फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट और फेरस एस्कॉर्बेट, कार्बोनिल आयरन। ठीक है, इतने कंपाउंड हैं, ठीक है, और इसको 7 लेक्चर में पढ़ना है, ये भी लिखा है टोटल को। तो अब इसका मान के चलो कि ये पूरा मैं 7 लेक्चर में सब पढ़ाऊंगा, तो अभी ये 1 लेक्चर में इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, और टॉपिक 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मैक्सिमम 5 लेक्चर या फिर 6 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। है ये 7 लेक्चर का, तो उतना कंटेंट आपको पढ़ना है, ठीक है? और कोई सवाल है आपका? नहीं। ठीक, अब आप माइक बंद कर लीजिए अपना और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये वीडियो फिर से एक बार देख लीजिएगा शुरू से, 2 पार्ट में वीडियो आज का है। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं कंपाउंड पे आ चुका था, एक कंपाउंड आपका हो चुका था डिस्कस। दूसरा कंपाउंड है आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये देखिए, आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रेट कॉम्प्लेक्स में कई तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो दूसरा वाला जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट है, सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस है, इसकी बात कर रहे हैं हम। सिट्रेट कॉम्प्लेक्स कई तरह के हो सकते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स ये भी है। इट इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लेक्स विच कैन बी इंजेक्टेड ओनली इंट्रामस्कुलर। ये केवल इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाएगा। Then from where absorption occurs directly into circulation and not through lymphatics। ये lymphatic के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये केवल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। नो लोकल बाइंडिंग इन मसल अकर्स। मसल में लोकल बाइंडिंग नहीं होती है इसकी। चलिए, और इसका जो एक्सक्रीशन है, डोज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ये यूरिन में 30% तक एक्सक्रीट हो जाता है। तो जो एक्सक्रीट हो जाते हैं उनको अच्छा माना जाता है। अब दूसरा है आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। इसे डिटेल में समझते हैं इसको। binds to transferritin in plasma and may saturate it if present in large quantity। तो ये ट्रांसफेरिटिन जिसकी हमने बात की अभी, ट्रांसफेरिटिन नाम की जो प्रोटीन है उससे एक्ट करता है। फेरस सुक्रोज की बात कर लेते हैं हम लोग, शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं कि क्या है ये। न्यूअर फॉर्मुलेशन इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH थ्राइस बोलते हैं इसको, आयरन हाइड्रोक्साइड विथ सुक्रोज, दैट ऑन इंट्रावेनस इंजेक्शन इज टेकन बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, इंजेक्शन देंगे तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू इसका जो टेकन होगा, इनटेक होगा।
इट इज सेफर देन ओल्डर फॉर्मुलेशंस, ये थोड़ा अच्छा माना जाता है। फेरस सुक्रेज को सुक्रोज को थोड़ा एडवांस माना जाता है। द इंसिडेंस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज वेरी लो। नॉर्मली क्या होता है कि आयरन के कंपाउंड से हाइपर सेंसिटिविटी होती है, लेकिन फेरस सुक्रोज से हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती। ओरल आयरन शुड नॉट बी गिवन कंकरेंटली एंड टिल 5 days आफ्टर लास्ट इंजेक्शन। तो इंजेक्शन की फॉर्म में देंगे और 5 दिन के अल्टरनेट पर इसको देना होता है। अब बात करते हैं फेरस सल्फेट की, जो कि इस बार एग्जाम में आपको मिलने वाला है। कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस बार एग्जाम में रखा है, कह लीजिए फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से आता है, फार्मूला याद कर लीजिएगा, FeSO4.7H2O लिखते हैं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 278। फेरस सल्फेट कंटेन्स नॉट लेस देन 98% ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये इंडियन फार्माकोपिया में रिकमेंडेड है कि भाई 98% तक अगर प्योर होगा तभी चलेगा, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, इससे ऊपर अगर होगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक है। इट्स हाइड्रेट्स अकर इन नेचर एज मिनरल्स, ये मिनरल की फॉर्म में होता है फेरस सल्फेट। और इसके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? मेलेंट्राइट, साइड्रोटिल और मोलनिकाइट, एस्जो मोलनिकाइट, इस नाम से इसके जो ओर्स हैं वो मिलते हैं आपके। और एक है आपका टॉरिस्काइट से भी मिलता है। प्रिपरेशन, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो क्या करते हैं, फेरस मतलब आयरन का जो कंपाउंड है फेरस, इसकी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो 1 स्टेप रिएक्शन में फेरस सल्फेट और H2 गैस रिलीज हो जाती है। कमर्शियली फेरस सल्फेट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपोजिंग मॉइस्ट आयरन पायराइट, मॉइस्ट आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट आयरन का ओर है, और ओर मतलब अयस्क है जिससे निकाला जाता है, और आयरन पायराइट को पानी के साथ ट्रीट करते हैं। आयरन पायराइट को पानी के साथ ट्रीट करते हैं और उसमें ऑक्सीजन जब पास करते हैं तो फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फेरस सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होगी। फिजिकल कैरेक्टर क्या है? ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल है, बहुत ही खूबसूरत से क्रिस्टल होते हैं इसके, ब्लूइश ग्रीन कलर के बहुत प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स निकलते हैं, और ये होते हैं फेरस सल्फेट के। इफ्लोरेसेंट होता है, बहुत चमकदार दिखाई पड़ता है। टेट्राहाइड्रेट एट 56.6% एंड मोनोहाइड्रेट एट 65 डिग्री। इट इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। इन 1 in 5 प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में इनसॉल्युबल है। अब केमिकल रिएक्शन की जब बात करते हैं इसकी, तो क्या है केमिकल रिएक्शन? लाइट ग्रीन क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट लूज वाटर एंड टर्न ब्राउन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, ऑक्सीडेशन एंड फेरिक सल्फेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद कुछ रिएक्शंस हैं फेरस सल्फेट की। तो ये ये रिएक्शंस आपसे नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, बट ये मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसके सोल्यूशन की जब बात करते हैं तो 1 in 20 gives the reaction of ferrous salt and of sulfate। ठीक है, सोल्यूशन जो होता है 1 in 20 में इसको डिसॉल्व करते हैं। अगर 1 ग्राम फेरस सल्फेट है तो 20 ग्राम वाटर होना चाहिए। इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? एल्कली के साथ इनकम्पैटिबल है, कार्बोनेट्स के साथ, गोल्ड एसिड के साथ, सिल्वर सॉल्ट के साथ और लेड एसीटेट के साथ ये इनकम्पैटिबल है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सल्फेट और सोडियम इनके साथ। फिर लास्ट कंपाउंड है दैट इज कार्बोनिल आयरन। कुछ कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी, तो उसमें से यही है एक कार्बोनिल आयरन। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आयरन के साथ CO इन ट्रिपल बॉन्ड कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है। कार्बोनिल आयरन, आयरन पेंटा कार्बोनिल के नाम से भी होता है, कार्बोनिल आयरन बोलिए चाहे आयरन पेंटा कार्बोनिल। Also known as iron carbonyl is the compound with FeCO penta
Under standard conditions, FeCO penta is a free-flowing straw-colored liquid with a pungent odor. अब इसका यूज क्या है? यूज एज डाइटरी आयरन सप्लीमेंट. एक बार कमेंट चेक कर लेता हूं मैं आपके. चैप्टर कौन सा है? कितनी बार दिखाएं चैप्टर कौन सा है? सॉरी, ये तो डिस्टर्ब कर रहे हो आप, लाइन में हो नहीं. और मैं बात करता हूँ शिवचंद्रा भी आपसे. इसको खत्म कर दूं, 2 मिनट और लगेंगे, फिर मैं बात करता हूँ आपसे. तो कार्बोनिल आयरन is used as a dietary iron supplement and to treat iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia की बात करते हैं हम लोग, तब इसको दिया जा सकता है. Carbonyl iron is available under the following different brand names: Thiosol, Carbonyl iron, Carbonyl Fe के नाम से आता है, Icar C के नाम से आता है, Icar Pediatric के नाम से आता है, एंड इरको के नाम से आता है. ये 4-5 नामों से मार्केट में अवेलेबल है. ये पूछता है आपसे कि राइट सम मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल आयरन, देन यू कैन राइट यस आइकार सी, आइकार पेडियाट्रिक एंड इरको. एडल्ट एंड पीडियाट्रिक डोज फॉर्म्स एंड स्ट्रेंथ में टैबलेट की फॉर्म में आएगा 45 mg, 66 mg और 15 mg. इस तरह से पीडियाट्रिक डोज जो बच्चों को दी जाती है वो डोज होती है. ठीक है. और इसके साथ साथ इतना एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा. स्टार्टिंग का पॉइंट जो है मैंने बहुत डिटेल में लिया है, इसको समझने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि जब तक आप आयरन के बारे में जानेंगे नहीं, आयरन का आप समझेंगे नहीं कि सोर्स क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, कितना नॉर्मल होना चाहिए, क्या लिमिट है, तब तक अपने आंसर को आप सही तरीके से मेंशन नहीं कर पाएंगे, चाहे जो कर लीजिए. ठीक है. तो इसलिए ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है. जितना भी था आयरन के बारे में अब तक का, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने उन्हीं को टच किया है, ये ध्यान रहे. और इसी के साथ मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ, डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ. और डिस्कशन में सबसे पहले जो शिवा चंद्रा है, प्लीज आप रिक्वेस्ट फिर से रेज करिए तो मैं आपसे बात करता हूँ. प्रियंका सिंबल. यस प्रियंका, स्पीक. सर एक बार आईवी और आईएम को समझा दीजिए. जो हमारी वेन्स होती हैं, जब भी हम किसी ड्रग को सीधे वेन्स में इंजेक्ट करते हैं तो इंट्रावेनस बोलते हैं, दैट इज आईवी. ठीक है. और जब हम मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, जैसे हिप पे इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर आर्म पे इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ये हम क्या कैसे लगाते हैं? मसल्स में लगाते हैं, तो इसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं. ये मसल्स में जाता है. इसी में जो मैंने जेड शेप बताया था, जब सिरिंज को कोई भी इंजेक्शन लगाने वाला जब वो जेड शेप में रखता है, तिरछा करके इंजेक्शन लगाता है, तो उसको जेड फॉर्म में कहते हैं. और ये सिर्फ मसल में आईएम केस में पॉसिबल है. इसके बाद जो है आईएम जो लगाते हैं, ये ग्लूटियस मसल्स में ट्राई करते हैं लगाने का. और दूसरी चीज है कि इंट्रामस्कुलर में ड्रग कुछ एक तरह से डिपो की तरह काम करती है. ड्रग अगर कोई हैवी ड्रग है, जैसे कि आप टिडबैक का इंजेक्शन कभी लगवाइए तो पेन बहुत करता है वो, क्योंकि वो डिपो फॉर्म कर लेता है, वहां पे स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे वो ड्रग को रिलीज करता है, पूरी बॉडी में धीरे धीरे पहुंचती है, तो 2 से 3 दिन बाद उसका दर्द खत्म होता है. ठीक है. ये आईवी और आईएम का डिफरेंस है. जी सर, जी थैंक यू. और सर एक बार ये जो आप आयरन अभी चैप्टर स्टार्टिंग में डिफिनेशन दे रहे थे, उसको एक बार डिफाइन कर दीजिए. चलिए, तो मैं वही एनीमिया को. ठीक है. आप इस फर्स्ट स्लाइड पे हैं इस समय, ये सामने दिख रहा होगा. जी. यहाँ पे दीज आर सब्सटेंसेस. एनीमिया क्या है? दीज आर सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड इन ब्लड फॉर्मेशन आर यूज्ड एज एडजुवेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया. एनीमिया क्या होता है कि एक तरह से ब्लड का लॉस होता है, और जिसके 3 से 4 वजह यहाँ पे दिखाई है. ब्लड लॉस 4 तरीके से हो सकता है. पहला तो है कि अगर एक्यूट या क्रॉनिक होगा. एक्यूट का वो किसी को चोट लग गई, अगर मान लीजिए एक्सेसिव ट्रामा हो गया, चोट लग गई, खून बहुत बह गया, तो इसको एक्यूट बोलते हैं. क्रॉनिक का मतलब हुआ कि
किसी को कोई डिजीज है और उस डिजीज में कोई बैक्टीरिया है, वो अंदर आरबीसी को खा रहा है, ठीक है, ओवर जी ईटिंग कर रहा है, जैसे कि डेंगू वाले केस में होता है, जैसे कि मलेरिया के केस में होता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक, ठीक है, ये जी डिसऑर्डर। तो पहला जो पॉइंट है ये हो गया। फिर बी की जब बात करते हैं तो इम्पेयर्ड रेड सेल फॉर्मेशन ड्यू टू डेफिशिएंसी, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी, किसी भी डेफिशिएंसी से। तो कब डेफिशिएंसी होगी? जबकि हीमोग्लोबिन को बनाने वाले या आयरन को यूज करने वाले कंपोनेंट कम हो, जैसे कि आयरन हुआ, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो आरबीसी का फॉर्मेशन कम होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा। अगला है बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो में होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। तो जब बोन मैरो सप्रेस होगी किसी डिजीज की कंडीशन की वजह से, जब बोन मैरो डिप्रेस हो जाएगी तो आरबीसी का फॉर्मेशन कम होगा, ऐसा होगा तो एनीमिया हो जाएगा। फिर चौथा लिखा हुआ है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अब जो स्प्लीन में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए, या आरबीसी जो है कोई ऑर्गेनिज्म है वो उसको इंटेक करता जा रहा है, खाता जा रहा है, या फिर आरबीसी में अपनी कॉलोनी फॉर्म करके बैठा हुआ है, अगेन मलेरिया के केस में ऐसा होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है और एनीमिया हो जाता है। जी सर, जी थैंक यू सर। सर ये कह रहे थे कि ये जैसे बीच बीच में जो डिस्टर्ब हो रहा है वो माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है, तो लास्ट का 10 मिनट डिस्कस के लिए आप रख दीजिए तो अच्छा होगा। एक्चुअली आज पहला क्लास था तो इसीलिए सभी जी लोगों ने जो जैसे चाहा वैसे क्वेश्चन किया, ठीक है। जी जी अभी कुछ लोग शायद हमको नहीं समझ पा रहे थे, कुछ लोग अभी हमको पहला जो नहीं सर, एक लोगों ने बोला ना जैसे अभी 1 महीना है तो सारे मतलब 5 सब्जेक्ट्स है, तो सारे का ऑनलाइन क्लास अगर 1 महीने चला देंगे तो थोड़ा इजी, जैसे एक वीडियो सुनना और एक ऑनलाइन में लगता है कि आप फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज दूसरी होती है ना। तो 1 महीने अगर चला मतलब ये चल जाएगा 5 सब्जेक्ट का पूरा ऑनलाइन, तो हम लोग के लिए काफी मतलब हेल्पफुल हो जाएगा। नहीं बिल्कुल, मैं अभी यही कोशिश करता हूँ कि ऐसा हो जाए, कर दिया जाएगा। जी ठीक है, जी जी सब्जेक्ट भी काफी हैं। और दूसरी बात जो इंटरमीडिएट, इस बार थोड़ा सा कोरोना की वजह से लोगों का वीक पड़ गया, इंटरमीडिएट में लोगों ने मेहनत कम कर की या फिर ऑनलाइन ही पढ़े या घर में ही पढ़े, तो इसलिए थोड़ा सर हम 16 साल पहले इंटर किए थे 2008 में, और अभी हम फिर से साइंस से किए हैं और मतलब 2019 में, और फिर अब हम फार्मा का वो तैयारी कर रहे हैं, मतलब आफ्टर 16 इयर्स किए हैं। तो इसलिए क्या मैं इंटर किया था 2008 में किया था, तो उस समय मेरा इंटर में वो नहीं था। एमए किया हुआ है होम साइंस से, और फिर पढ़ाई छूट गई, शादी हो गया, 2 बच्चे हैं, तो अभी फिर से इंटर किए हैं साइंस से। और अभी तो इसलिए केमिस्ट्री वगैरह छूटे, इतना समय हो गया ना, तो केमिस्ट्री हमको बिल्कुल नहीं समझ में आती। और सब्जेक्ट तो हम मैनेज कर ले रहे हैं, बट यही केमिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो केमिस्ट्री है, बेसिकली केमिस्ट्री में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, जी क्या है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करके दूं कि जो बच्चा नहीं पास होने वाला है वो भी पास हो जाए। जी तो मैं कोशिश यही करता हूँ। जब मेरा इंटर में था हाई स्कूल में साइंस था, 2006 में हम किए हैं हाई स्कूल, और फिर 11th आर्ट साइड से हो गया, तो फिर अभी वही एक सब्जेक्ट से इंटर डाले हुए थे, 19 में फिर पास हुए हैं, तो अभी क्या रहा है। चलिए ठीक है, तो मैं आपकी बातें डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आपके जो बाकी जो टीचर था उनसे बात कर लेंगे। तो जी जी वैसे टाइम जो क्लासेस का रखेंगे मोस्टली शाम को ही रख पाएंगे। आज संडे था तो मैंने कहा पहले के स्टार्टअप ले लेते हैं आज के बाद। नहीं सर, आपके लिए जो सुटेबल हो ना आप वो टाइम रखिए, मैनेज तो हम लोग को करना है, किसी तरह कर ही लेंगे। 12 बजे के बाद तो कर ही लेंगे चाहे जैसे, क्योंकि पढ़ना है, 1 ही महीने है एग्जाम के लिए। तो जी थैंक यू सर। Okay, I'm closing this class and you can write your suggestions or any comment regarding this class whenever you need to write. Okay, thank you.